नमस्कार। खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी और मैं हूं आपके साथ मुमताज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और एक जज की भूमिका में है। अनिल जी, हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुमताज। तो हमेशा की तरह हम आपको बता दें कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन विडंबना ये है कि चंद वोटों के खातिर राजनेताओं ने जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि और कुशल नेता सामने आए। जी हाँ, और एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी कामयाबी जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता के चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। और इसके लिए 2 चरणों में इस कार्यक्रम के जरिए एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है जूरी की कसौटी से, जहां अव्वल होने वाला उम्मीदवार कहलाता है एमएलए हो तो ऐसा। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम में आप जज भी हैं और विश्लेषक भी हैं। क्या लगता है इस कार्यक्रम के जरिए जो उम्मीदवार विजेता बनता है उसके लिए आगे की राह कितनी आसान होती है? हल्के में और पार्टी के अंदर कद में बदलाव आता होगा? विनय, जो प्रतिभागी यहाँ से जीत के जाते हैं, जीत के क्या, जो प्रतिभागी यहाँ टॉप 6 में आते हैं, जी, मेरा मानना है कि वो टॉप 6 प्रतिभागी भी अपने क्षेत्र के अंदर भी, मतदाताओं के अंदर भी और अपनी पार्टी के अंदर भी इस बात को, अपने दावे को और पुख्ता ढंग से कह सकते हैं कि हम कसौटियों पर कसकर, 11 कसौटियों पर कसकर, जिसमें जनता की छवि और साख के अंक भी हैं, उसके बाद सवाल जवाब, जूरी राउंड, इतनी सारी कसौटियों के कसने के बाद वो विजेता बनता है और टॉप 6 11 कसौटियों को कसने के बाद यहाँ पहुँचता है और वो टीवी पर लाइव सबके सामने बोलता है। उसकी संवाद करने की क्षमता, उसके संप्रेषण की क्षमता, उसकी लीडरशिप की क्षमता, उसके फैसले लेने की क्षमता, उसकी पर्सनैलिटी, इन सारी चीज़ों का आकलन जनता लाइव करती है, जूरी लाइव करती है। निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के लीडर, उनकी पार्टी के जो बाकी जो सर्वे सर्वा हैं, जो इस बात को तय करते हैं कि किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी, वो तमाम लोग इस पर गौर करते होंगे। क्यों, कभी भी किसी व्यक्ति को जब टिकट मिलती है या दावा करता है, तो जो टिकट देने वाले लोग हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी के लोग हैं, जो पार्टी आला कमान है, वो सारे पहलुओं को देखती है और यही वजह है कि पूरा बायोडाटा मंगाया जाता है। इस शो से जीतने के बाद जो प्रतिभागी जा रहा है वो निश्चित तौर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखेगा कि मैं एमएलए हो तो ऐसा शो का विजेता हूँ। उस शो का जिसमें जनता की कसौटी से कसना पड़ता है, उस शो पे कि जहाँ सारे सवाल जवाब, हमारे जितने प्रश्न हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जो किसी भी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नेता बनाते हैं, किसी भी प्रतिभागी को एक सुलझा हुआ, एक अच्छी छवि का और कर्मठ उम्मीदवार बनने की संभावनाएं खोजता है। तो मेरा मानना यह है कि हर हाल में वो इन चीज़ों को मेंशन करता है और इस बात का पार्टी आला कमान में फ़र्क पड़ता है। और पार्टी के बीच आप देखिए, हमारे शो में कई बार एक एक पार्टी से 3-3 लोग आए और एक विजेता बना तो बाकी 2 के चेहरे पर ये मायूसी भी होती है, हार तो वो गए भले ही ना कहें, लेकिन ये मायूसी भी होती है कि अब पार्टी का जो आला कमान है या पार्टी के जो दूसरे लीडर हैं या पार्टी के जो वर्कर है, उनके बीच में उस विजेता की पूछ ज़्यादा होगी, पहचान ज़्यादा होगी और मेरी कम होगी। आप एक चीज़ और महसूस किया होगा दर्शकों सब ने ही, कि जो विजेता यहाँ से जीत के जाता है और जो उपविजेता होते हैं, वो उनको बड़ी मायूसी होती है कि विजेता हम बन सकते थे, हम नहीं बने, किस लिए। और वो जो बहुत छोटे कम अंतर से जो लोग रह जाते हैं उनको मायूसी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर वो विजेता बनते हैं तो ठोक के दमदार तरीके से क्षेत्र में जाके कहते हैं, जनता के बीच में जाके कहते हैं कि हाँ, मैं कसौटियों पर कस कर आया हूँ और मेरा जैसा व्यक्ति ही एमएलए बन सकता है।
बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने, और जाहिर सी बात है ये तमाम प्रक्रिया जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का, वो काफ़ी पारदर्शी भी है और लोगों का इसमें यकीन भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया है। लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी। एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में हम रुख करेंगे थानेसर हलके का। ये इलाका अच्छी खासी राजनीतिक हैसियत रखता है, तो चलिए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। कुरुक्षेत्र जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है थानेसर विधानसभा हलका। 2009 की परसीमन के बाद इस हलके से लाडवा क्षेत्र को निकाल दिया गया, जो अलग विधानसभा क्षेत्र बना। इसके अलावा परसीमन के बाद इसमें नीलोखेड़ी हलके के 13, पुंडरी हलके के 4, पेहवा हलके के 7 गांव शामिल किए गए। अब इसमें कुल 55 गांव हैं। 2009 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर कुल मतदाताओं की तादाद है 10,952, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की तादाद है 59,448, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 49,804। 2009 में यहाँ पर कुल 89,792 वोट पोल हुई। अगर यहाँ के जातिगत आंकड़ों पर गौर करें तो ये हल्का मिली जुली जातियों का हल्का है। 2009 के आंकड़ों को आधार बनाए तो यहाँ पर रोड जाति के वोटर हैं करीब 9.81%, पंजाबी भी 9.81%, ब्राह्मण है करीब 9%, जाट तकरीबन 8.18%, सैनिक करीब 6.54%, पिछड़ी जातियां करीब 16.36%, अनुसूचित जातियां करीब 30.53% और बाकी 9.77% में अन्य जातियां हैं। अब अगर इस हलके के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि 1990 से अब तक यहाँ पर ज्यादातर इनेलो के अशोक अरोड़ा ही विधायक रहे हैं। 1990 के उपचुनाव में लोकदल से अशोक अरोड़ा इस सीट से जीते, जबकि 1991 में आम चुनाव में कांग्रेस के राम प्रकाश यहाँ के विधायक बने। फिर 1996 में अशोक अरोड़ा सोशल एक्शन पार्टी से और सन 2000 में इनेलो से इस सीट के हकदार बने। वहीं 2005 में यह हल्का रमेश कुमार गुप्ता ने कांग्रेस की झोली में डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो ये आपने लिया थानेसर हलके का जायजा हमारे साथ। आपको बता दें कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा यहाँ से विधायक हैं और हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने। लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेवार है जितने की नेता। जी, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, थानेसर के राजनीतिक समीकरण की अगर बात की जाए, क्या कहता है? देखिए विनय, थानेसर जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र थानेसर एक ही बात है। वो बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है, इसलिए कि वहाँ पर इनेलो के जो प्रमुख विपक्षी दल है हरियाणा का, उसके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं अशोक अरोड़ा। और अशोक अरोड़ा वहाँ कई बार विधायकी कर चुके हैं, बन चुके हैं विधायक वहाँ से। उनका जो कद है वो हरियाणा की राजनीति में बड़ा है और वहाँ स्थानीय स्तर पर भी वो बड़े कद के नेता है। और चूंकि कई बार विधायक रह चुके हैं तो इसलिए उनकी जड़ें भी वहाँ मजबूत हैं। 2005 में रमेश गुप्ता कांग्रेस के विधायक बने और 2009 में वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और अशोक अरोड़ा इनेलो के कैंडिडेट थे। 2009 में रमेश गुप्ता हार की 2-3 वजह रही। एक वजह, सुभाष सुधा वहाँ से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हुए और करीब 15,000 वोट लेके गए। दूसरी वजह, रमेश गुप्ता जब विधायक थे, सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उतने काम नहीं हुए जितने की वहाँ डिमांड थी। विकास कार्यों में कमी आई, मेलजोल उनका बहुत बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। ये उनकी हार के कारण रहे। दूसरा, सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा दोनों पंजाबी हैं, दोनों में मत विभाजन होना था जी, हुआ, लेकिन कांग्रेस के भी बहुत से वोट सुभाष सुधा ले गए। रोड बरादरी वहाँ पर है, रोड बरादरी मूलतः इनेलो के साथ रहती है। आगे वाले चुनाव में भी संभावना ये के साथ रहेगी। जाट वहाँ अच्छी खासी संख्या में है, जाट इनेलो के परंपरागत वोट बैंक है। तो ये सारे समीकरण ऐसे हैं कि जो अशोक अरोड़ा के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं।
आने वाले चुनाव में अशोक अरोड़ा को उखाड़ना वहाँ से बड़ी मुश्किल चुनौती हो सकती है कांग्रेस के लिए कि एक तो वहाँ कैंडिडेट कौन होगा कांग्रेस का, इससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। दूसरा, वो पंजाबी वोटों में कितनी सेंध लगाते हैं। अगर 2 पंजाबी कैंडिडेट आ गए, मान लीजिए सुभाष सुधा कांग्रेस में ही है, सुभाष सुधा आ जाते हैं और अशोक अरोड़ा आते हैं, तो उसके बाद बाकी बिरादरी में कितनी वोट सेंध वो लगाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। इस बार कांग्रेस सरकार प्रदेश में है और विधायक विपक्ष का है, विकास कार्य इस बार भी नहीं हुए हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा बराबर चला आ रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस को दिक्कत पैदा करने वाली है। देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में कैंडिडेट्स कौन कौन से सामने आते हैं और अशोक अरोड़ा की जो पैठ है लोगों के बीच में, उसको कितनी उखाड़ पाते हैं। हाल फिलहाल स्थिति ये लगती है कि जो जातीय समीकरण है और बाकी समीकरण में, उनमें अशोक अरोड़ा आज की डेट में मजबूत लगते हैं। बाकी चुनाव आने वाला चुनाव बताएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा जो शो है वो पूरी तरह से हार्डकोर पॉलिटिकल शो है, पूरी तरह से राजनीतिक शो है। ऐसे में अनिल जी अगर मौजूदा राजनीतिक सरगर्मी का हम यहाँ पर जिक्र ना करें तो बेईमानी होगा। तो अनिल जी, आपसे यहाँ पर एक अहम सवाल हमें ये जानना है कि कांग्रेस प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा शुरू हो चुकी है, दूसरे दल भी कतार में ही है, तो क्या मिशन लोकसभा के लिए मौजूदा वक्त माकूल है या फिर जल्दबाजी होगी?